Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गधाइन कौन कर रहा है? हेलो नमस्कार आप मैं अभिषेक बच्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। काली काली जुल्फों राजीव क्या पे चल? चांद चले हैं कोटा कब खुला है भाई? कब खुला? घरेलू जब लिपस्टिक हिले लटॉप लागे तुझे लटॉप लागे क्या रही है पता है आ रही है यार कौन है? ये नया सोरा का काजी वही है। कौन है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मॉर्निंग सर। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे। hello is everything visual audible yes yes very good oh हाँ अब देखिए हाँ शुरू करते हैं लेक्चर को। रेस में एक बच्चे ने तो ढेर सारे डाउट भेजे हैं, वो भी अभी भेजा है तो उसका तो मैं नहीं ले पाया हूँ, पर जो पहले भेजा है उसका ले रहा हूँ। देखिए रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर 36 ग्राम दिस।
36 ग्राम ये है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, देखिए इसको C6H12O6। इसका मोलर मास आप निकालेंगे, ये आएगा 12 × 6 + 12 + 16 × 6 कितना आएगा 72 + 12 96 180 ग्राम, 180 ग्राम आएगा। ये गिवन कितना है 36 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स होगा 36/180, ये होगा 2 / 10, 0.2, सो 0.2 होगा। नंबर ऑफ मोल 0.2 होगा। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, 4.8 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये होगा 0.2 × Na, ये होगा 0.2 Na होगा। सो ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिया, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन देखिए 9.2 Na इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक मॉलिक्यूल में निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो पता आ ही गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो C6H12O6 है, एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6, तो 6 × 6, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना एक कार्बन में, सो 6 × 6 + 12 + 8 होता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो 8 × 6 36 + 12 48, ये आ गया 60 और 36 96, एक मॉलिक्यूल में 96 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 0.2 × 96 × Na इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएगा 19.2 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सी देखते हैं, सी देखते हैं 0.8 मोल दिया हुआ है, अपन ने निकाला 0.2 मोल, तो सी रॉन्ग हो गया। 0.6 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो O2 निकालते हैं, कितना ग्राम मॉलिक्यूल होगा, तो ऑक्सीजन होगा कितना, तो ऑक्सीजन होगा 6, एक में देखिए 6 है, 6 × 0.2 ग्राम एटम, 0.2 मोल है ना ये कंपाउंड, शुगर ये ग्लूकोज जो है 0.2 मोल है, उससे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 1.2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्राम एटम है, मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0.6 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, सो 0.6 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, डी भी आंसर होगा, आंसर है बी एंड डी। अब बताइए इसमें क्या डाउट आ रहा था, आंसर है बी एंड डी। एक बच्चा अभी लिखा कि कई दिनों से डाउट भेज रहे, आप कई दिनों से डाउट भेज रहे होंगे तो हम क्यों लेंगे, हमने बोला था हम सेकंड रेस का आंसर भेजेंगे, उसके बाद आप डाउट भेजें, तो सेकंड रेस के आंसर भेजने के बाद जिसने भी डाउट भेजा है वो मैं ले लिया। एक बच्चा अभी 8:05 पे भेजा, उसका मैं नहीं ले पाया, टाइम ही नहीं बचा। ऑप्शन डी ठीक है, सिंगल करेक्ट है तो रॉन्ग होगा, कुछ सिंगल करेक्ट नहीं है, ये मल्टीपल करेक्ट हो रहा है इसमें।
ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है ना, तो हमें मींस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है। तो ये कंपाउंड डी ऑप्शन देखिए ना, ग्राम डी ऑप्शन C6H12O6 है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना, ये है 0.2 मोल। ये कंपाउंड 0.2 मोल है, तो ऑक्सीजन कितना होगा 6 इंटू 0.2, 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। O2 कितना होगा, तो O2 के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 1.2 by 2, 0.6 मोल O2। अब ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल। तो 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन मींस O2, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो O2, तो 0.6 मोल O2 सही है ये। अब देखिए एक 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ Na प्लस आयन प्रेजेंट इन 142 AMU ऑफ Na2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन। Calculate the number of Na plus ion present in 142 AMU. Na2SO4 142 AMU है। इसमें Na प्लस आयन पूछ रहा है, तो पहले इसका मोलर मास निकालो। (46 + 96) 142 इसका मोलर मास आएगा। मॉलिक्यूलर मास निकालो और अच्छा है, 142 आएगा। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इसका है 142। अब देखिए Na2SO4 है, 142 AMU है, 142 इसका मॉलिक्यूलर मास है। इसका मतलब है कि ये जस्ट 142 by 142 करेंगे, ये जस्ट 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। अगर AMU में लिखा हुआ है ना 142 AMU, तो आप देखो ना 142 AMU है, इसका आप मोलर मास निकाले, आप क्या करो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, वो भी यही है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो ना पहले, वो 142 AMU होगा और दिया हुआ भी 142 AMU है, तो जस्ट 1 मॉलिक्यूल हो गया, ये 1 मॉलिक्यूल हो गया। नंबर ऑफ Na प्लस आयन, Na2SO4 हो गया, 2Na प्लस SO4 2 माइनस, ये 1 मॉलिक्यूल है, तो ये बनेगा 2 मॉलिक्यूल, ये बनेगा 2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आगे रेस 2 में देखिए एक क्वेश्चन, इफ द वेट ऑफ 1 एटम इज 16 by Na ग्राम, एक एटम है उसका वेट है 16 by Na ग्राम, एक एटम का वेट है, एंड इट फॉर्म्स X2 टाइप मॉलिक्यूल। तो X का वेट हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल बनता है X2। हाउ मेनी ग्राम ऑफ X2 इज रिक्वायर्ड टू फिल द गैस वेसल विथ वॉल्यूम, वेसल का वॉल्यूम है 350 ml, 0.35 लीटर, ये वेसल का वॉल्यूम है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, प्रेशर है 280। अब देखिए 16 by Na ग्राम हो गया, X2 है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ X2 इज रिक्वायर्ड टू फिल द गैस, मतलब मास पूछ रहा है, मास आपसे पूछ रहा है। तो X का मास दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा X2 का कितना होगा, X2 होगा 2 इंटू 16 by Na ग्राम, ये एक मॉलिक्यूल का मास है। X2 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल का, तो 1 मोल को क्या करें Na से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 32 ग्राम।
तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक एटम का मास है 16/Na ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास है 32/Na ग्राम और मोलर मास है 32 ग्राम। मोलर मास है 32 ग्राम। मोलर मास हो गया 32 ग्राम। अब मास निकालना है, लगा दीजिए पीवी बराबर nRT और प्रेशर है 2 atm, वॉल्यूम है 0.35, नंबर ऑफ मोल्स को लिख दीजिए मास अपॉन मोलर मास 32, आर हो जाएगा 0.0821 और टेम्परेचर हो जाएगा 273। दिस इंप्लाइज m कैन बी कैलकुलेटेड। यहां से आप m निकाल देंगे। मुझे बताइएगा क्या दिक्कत है, आया समझ में? नहीं आया? ऑक्सीजन है या नहीं है ये तो पूछ ही नहीं रहा ना। एक एटम का मास ग्राम में दिया हुआ है बेटा, एक एटम का मास ग्राम में दिया हुआ है। तो एक एटम का मास ग्राम में दिया हुआ है तो x2 में रहता है, तो 2 एटम का मास ग्राम में निकाल लिया। अब उससे 1 मोल करने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मोल एटम का मास आ गया। वो 1 मोल का मास को मोलर मास बोलते हैं। 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। सो 32 ग्राम आ गया मोलर मास। पहले तो सिर्फ मुझे ये बताओ, ये जो मोलर मास लाया 32 ग्राम, ये आपको समझ में आया या नहीं? ये जो मोलर मास आ, सोनू उज्जवल कुमार क्यों लिख रहे हो सारा रेस का सॉल्यूशन भेज दीजिए सर प्लीज, कुछ भी नहीं लिखो। श्रेयस यशवाल यही तुमको तो बता रहा हूँ, x2 से रिपीट, x2 से रिपीट ही तो कर रहा हूँ, x2 से रिपीट ही तो कर रहा हूँ। पहले बताओ ये जो रेड से अंडरलाइंड है ये समझ में आया कि नहीं श्रेयस? सूर्यांशु नहीं आया समझ में? अरे यार फिर से देखो, एक एटम x का मास है, एक एटम का मास है 16/Na ग्राम। हमको मोलर मास चाहिए, ये एक एटम का मास है। एक मॉलिक्यूल का मास, ये मास ऑफ 1 एटम है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूल होता है x2, तो क्या करें? 2 से गुना कर देना, तो 2 × 16/Na ग्राम मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल आ गया। मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, अब एक मॉलिक्यूल का मास पता है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो Na से गुना मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक मॉलिक्यूल का मास हुआ, इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 32 ग्राम, ये होगा 32 ग्राम। अभी नहीं आया समझ में सूर्यांशु? हो गया, वेरी गुड। अब एक बार मोलर मास आ गया 32 ग्राम, आप पीवी बराबर nRT लगा दीजिए। प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास निकालना ही है, मोलर मास ऊपर निकाल चुके हैं 32। अब समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आया ना सबको समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, 1 एटम ऑफ एलिमेंट x वे इतना ग्राम। x एक एलिमेंट है, इसके एक एटम का मास 1 एटम का मास 6 × 10⁻⁻23 ग्राम है। 1 एटम का मास है 6 × 10⁻⁻23 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 3.6 kg ऑफ सैंपल ऑफ x will be। ये 1 एटम का मास है, 3.6 kg दिया हुआ है, मतलब 3600 ग्राम है। ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, एटम क्या मोल की नंबर ऑफ मोल्स निकालना कर रहा है। तो ये पहले एक एटम का मास आया, छोड़ो, ये एक एटम का मास आया, एक मोल एटम का मास निकालो, x एक मोल, एक मोल एटम का मास निकालो तो ये आएगा 6 × 10⁻⁻23। और एक मोल के मास को एक एटम के मास से क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na से। ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻23 into 6 × 10⁻23 is equal to 36 ग्राम। एक मोल
एटम का मास निकल गया, ये मोलर मास हो गया। ये क्या हो गया? मोलर मास। ये हो गया मोलर मास ऑफ एटम्स। एक बार मोलर मास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। ये मास दिया हुआ है, ये होगा 3600 डिवाइडेड बाई 36 बराबर 100 मोल्स। बताना बेटा समझ में आया कि नहीं? 100 मोल्स। बताना समझ में आया कि नहीं? यस, वेरी गुड। ये देखिए, which of the following will occupy greater volume under similar condition of pressure and temperature? करेक्ट, कौन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है एट कांस्टेंट पीएनटी। जिसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में लीजिए, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में लीजिए, जो होता है हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में लीजिए, हीलियम मोनो एटॉमिक होता है हीलियम। अब देखिए ऑक्सीजन का मोल ए, नंबर ऑफ मोल्स होगा 6/32, मोलर मास ऑक्सीजन का 32 होता है 3/16। बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 0.98/2 49। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 5.25 अपॉन 28। और डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम हो जाएगा 1.32/4। कैलकुलेट कर लेते हैं इन चारों डेटा को कि कौन कितना आ रहा है। ये आ रहा है 0.1875, ये 0.49, ये आ रहा है 5.25 डिवाइडेड बाई 28, 0.1875। ये आ रहा है 1.32 डिवाइडेड बाई 4, 0.33। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑक्युपाई ग्रेटर वॉल्यूम अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर। तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स, बी का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा? बी। आया समझ में? आया समझ में? यस, वेरी गुड। आइए अब पढ़ाते हैं आगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू डिटरमिन मोलर मास। पहले मैं एक बार बता दूं होमवर्क क्या है। होमवर्क है आपका डू योरसेल्फ 7 to 11 और रेस 3 and 4। होमवर्क है रेस 3 and 4। सॉल्यूशन मैं कल शाम तक भेज दूंगा और उसके बाद आप मिला के मुझे भेज देना। कल शाम तक मैं भेजूंगा और आप भी कल 12 बजे रात तक, मतलब 12 बजे रात तक मुझे भेज देना क्या डाउट है। सौरभ क्या लिखे हो? डाउट कहाँ है सर? है और हाँ, हार्दिक एक आ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है कि O2 कैसे लिए। अगर ऑक्सीजन बोलेगा सिंपली तो आप O लिखेंगे या O2 लिखेंगे, मतलब O समझेंगे या O2 समझेंगे। तो नेचर में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, ना ओजोन के फॉर्म में नहीं रहता, एटम के फॉर्म में नहीं रहता, O2 के फॉर्म में रहता है। तो सागर आप इररिलेवेंट बात लिख रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में Ln प्लस पे नो टीचर असाइन दिखता है। ये अभी क्लास के बीच में नहीं पूछना था, ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है, हमको भी नहीं पता होता है, बट मुझे ये पता है कि TRY बैच का ई सॉल्यूशन ऐप पे और Ln प्लस पे दोनों में, TRY बैच का दोनों में मैं ही हूं। कल ही मुझे मैसेज आया, कल जोड़ा गया मुझे। इसके अलावा किसी का मेरा डाउट को कल ले लेना। इसके अलावा नहीं, एक बच्चा अभी 8-5 में किया, उसका डाउट हम कैसे लें? 8-5 में कैसे लाएं? है ना? तो जो उससे पहले मेरे आंसर भेजने के बाद जिन्होंने भी मुझे डाउट भेजा, जो जो क्वेश्चन, वो मैंने ले लिया।
और सॉल्यूशन भेजता हूँ यार। इसके अलावा भी अभी भी डाउट रह जाता है 1-2 में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए ई सॉल्यूशन ऐप पे, या व्हाट्सएप करके, या डाउट क्लास में पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। अभी जैसे बाहर हूँ मैं, है ना, फैमिली टूर पे हूँ, कल हालांकि अब वापस चला जाऊंगा, तो बाहर हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने में। जब मैं वापस घर पे आ जाऊंगा तो आपको रिप्लाई करूंगा, है ना। बाहर हूँ, घूमने में रहता हूँ, तो थोड़ा नहीं रिप्लाई करता। आई होप कि आप समझ रहे हो। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एप्लीकेशन ऑफ पीओएसी है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू डिटरमिन मोलर मास। जानते हैं ऑनलाइन का फायदा क्या है? ऑफलाइन में आप कहीं तो वहीं पे रहना होगा जहां क्लास होती है। ऑनलाइन का यही फायदा है कि ऑनलाइन क्लास भी ले लो और थोड़ा घूम भी लो। सो थोड़ा फायदा उठा रहा हूँ ऑनलाइन का, और कुछ नहीं। लेकिन मैं कल से फिर वापस आ जाऊंगा, सही है, आप भी समझते होगे। नहीं, पटना में नहीं, अभी तो दिल्ली में हूँ, गुड़गांव में हूँ, गुड़गांव में। नहीं, वो नहीं, अभी तो गुड़गांव में हूँ। सिल्वर सॉल्ट मेथड, नहीं नहीं, रिलेटिव क्या हूँ यार। एनीवे, अब पर्सनल सवाल नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू डिटरमिन मोलर मास। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू डिटरमिन मोलर मास मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि ये पीओएसी का एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का एप्लीकेशन है। सिल्वर सॉल्ट मेथड, पहले तो ये देखते हैं कि ये जो सिल्वर सॉल्ट मेथड है ये किसके लिए है। तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक एसिड। This method is applicable for organic acid. मैं एक बात और लिख दे रहा हूं कि डू नॉट रिमेंबर फार्मूला। जो फार्मूला मैं डेवलप करूंगा, जो फार्मूला मैं डेवलप करूंगा उससे याद मत करना। इंस्टेड ट्राई टू डेवलप कॉन्सेप्ट, डू नॉट रिमेंबर फार्मूला। जो फार्मूला मैं अभी डेवलप करूंगा उससे आप याद मत करना, डू नॉट रिमेंबर फार्मूला। ट्राई टू डेवलप कॉन्सेप्ट विच इज यूज ऑफ, कॉन्सेप्ट है क्या? पीओएसी। आप फार्मूला मत डेवलप करना, ट्राई टू डेवलप कॉन्सेप्ट विच इज यूज ऑफ पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम। हाँ नहीं, लिख लीजिए इसको, हाँ लिख लीजिए, आप पूछ रहे हैं लिख लें इसको। ये बात लिख लीजिए कि हाँ फार्मूला नहीं रटना है, आपको ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कैसे होगा। अब देखिए, मान लेते हैं एच एन एक्स, एच एन एक्स, एच है बेटा, ये एच है, एक पॉलीप्रोटिक ऑर्गेनिक एसिड है। HNX एक पॉलीप्रोटिक ऑर्गेनिक एसिड है। H जैसे एसिड है तो उसमें H होगा। अब कितना H होगा? मोनोप्रोटिक है तो एक होगा, डाइप्रोटिक है तो 2 H होगा, तो N लिख दिया कि N प्रोटिक है तो HN हो गया। और X जैसे मान लो ना एसिटिक एसिड है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये फॉर्मिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। एक है ऑक्सालिक एसिड है, इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो कितना एसिडिक हाइड्रोजन है उसके लिए HN लिखा और बाकी सबके लिए X लिख दिया। N एसिडिक हाइड्रोजन है। दीपक गुप्ता, शायद आपको HN समझ में आ गया हो। सो यह एक पॉलीप्रोटिक एसिड है। हम करते क्या है, इसमें एक्सेस AgNO3 डाल देते हैं।
इस एसिड में ढेर सारा AgNO3 क्षितिज नहीं आया। अरे यार एक ही चीज पढ़ाते हैं बहुत बार, नहीं। प्रोटिक मीन्स ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक में पढ़ा है ना बेटा, पॉलीप्रोटिक, मोनोप्रोटिक। जैसे HCl एक H प्लस देता है तो इसको बोलेंगे मोनोप्रोटिक। H2SO4 दो H प्लस देता है तो इसको बोलेंगे डाइप्रोटिक। इसी तरह से HNX एक पॉलीप्रोटिक एसिड है। पॉलीप्रोटिक मतलब ये NH प्लस देगा। अब आए समझ में पॉलीप्रोटिक एसिड। X क्या है, जैसे देखो ना, एक HCl एक जनरल एसिड लिया ना, HCl में X होगा Cl माइनस, H2SO4 में X होगा SO4 2 माइनस। उसी तरह से HNX एक जनरल एसिड है। अब समझ में आ गया क्या है? हाँ यार बहुत देर से समझते हो दोस्त। ठीक है, अपन छोटा से छोटा करके समझाएंगे, बहुत देर से समझते हो लेकिन सीधा लिखा HNX, आप नहीं समझे, बहुत देर से समझते हो लेकिन समझ जाते हो, यही बहुत है। मैं बोलता भी हूँ कि समझ तो सभी जाते हैं, लंबे समय तक याद बहुत कम लोग रखते हैं। समझ तो कुत्ते बिल्ली भी जाते हैं यार, आप तो आदमी हैं। कुत्ते को भी सिखाया जाए कि ऐसे उछलो, ऐसे कूदो, ये ला के दो तो सब समझ में आ जाए। यार इनऑर्गेनिक में पढ़ा था, बेसिसिटी वगैरह लिखा था ना मैंने, एसिड का बेसिसिटी लिखा था ना। तो बेसिसिटी तो मोनोप्रोटिक मतलब बेसिसिटी है, डाइप्रोटिक मतलब बेसिसिटी 2। अब क्या होगा, अब आप इसे AgNO3 एक्सेस डालिएगा तो ये कंपाउंड बनाएगा AgNX, ये पीपीटी बनाएगा, प्रेसिपिटेट अपक्षेप बोलते हैं हिंदी में। ये पीपीटी बनाएगा, आप इसका मास निकाल लो, इसका मास इसे तौल लो, इसके बाद इसको इग्नाइट कर दो, इसको इग्नाइट कर दो मतलब जला दो, तो रेसिड्यू बचेगा सिल्वर का, ये रेसिड्यू होगा। प्रोसेस याद रखिएगा, प्रोसेस याद रखिएगा। इसको मैं और नीचे कर देता हूं। प्रोसेस याद रखिएगा। एक पॉलीप्रोटिक एसिड है जो कुछ भी हो सकता है, उसमें एक्सेस AgNO3 डालेंगे तो सारा H प्लस हट जाएगा और उसकी जगह Ag प्लस आ जाएगा। अगर एक्सेस AgNO3 डालेंगे तो सारा H प्लस हट जाएगा और उसकी जगह Ag प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AgNX। अब हम उसको इग्नाइट कर देंगे, उसको क्या करेंगे, उसको इग्नाइट कर देंगे। इग्नाइट कर देंगे तो सब कुछ क्या ना हु करके उड़ जाएगा और सिर्फ सिल्वर बचेगा। सब उसमें इग्नाइट मतलब जलाएंगे, गर्म करेंगे, तो सब उसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्वर बचेगा, बाकी सब उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। एक ओपन वेसल में जलाएंगे। अब क्या कीजिए, देखिए, देखिएगा क्या कीजिएगा, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं कि जैसे ही आपको पीपीटी मिला, डाउनवर्ड एरो मींस प्रेसिपिटेट। श्रेयस, डाउनवर्ड एरो मींस प्रेसिपिटेट। जैसे ही आपको प्रेसिपिटेट मिला, प्रेसिपिटेट को निकालिए, सुखाइए और उसका वेट निकाल लीजिए। मान लेते हैं कि इसका वेट आया W ग्राम। अब प्रेसिपिटेट को निकालिए, सौरभ रिएक्शन हम कंप्लीट नहीं लिख रहे हैं बेटा। एक बच्चा सुजीत, आपने लिखा HNO3 कहां गया? कहीं नहीं गया, सॉल्यूशन में होगा। अजीब सी बात है यार, HNX है, पूरा रिएक्शन में नहीं लिख रहा हूं। यही तो ब्यूटी है POAC की, कि पूरा रिएक्शन भी ना लिखे। वो कह रहा है कि सर ठीक है, AgNX बना प्लस HNO3 N, ये कहां गया? हम पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, सॉल्यूशन में ही है। पूरा ध्यान से तो पूरी एक बात सुनते ही नहीं हो यार। यहाँ ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो पहले मेरी बात, तब लिखना कुछ। HNX एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, एक बीकर में सॉल्यूशन होगा, वो एसिड लिक्विड फॉर्म में होगा। हम उसमें AgNO3 मिला देंगे, नीचे कुछ प्रेसिपिटेट हो जाएगा और लिक्विड होगा।
आप क्या करो, उस प्रिसिपिटेट को बाहर निकाल लो, लिक्विड सॉल्यूशन को फेंक दो, मुझे उससे मतलब नहीं। प्रिसिपिटेट को बाहर निकाल लो, सुखा लो, उसके बाद तौल लो, तौलने के बाद वो W ग्राम आया। अब उस प्रिसिपिटेट को एक ओपन वेसल में लेके गर्म करो, तो कुछ चीजें उससे इवापोरेट हो जाएगी और बाद में एक कांस्टेंट मास बचेगा, वो सिल्वर का होगा। और मान लो कि ये X ग्राम है, उसको आप वेट करेंगे, जब मास कांस्टेंट हो जाएगा तो उसको वेट निकालेंगे तो वो X ग्राम आएगा। तो W और X जो ब्लैक से लिखा हूं वो पता है। अब मुझे बताओ, अब भी कोई डाउट है यहां तक में? क्या क्या किया, क्या किया? एक बार दिमाग में सोचो क्या किया। एक बार बेटा दिमाग में सोचो क्या किया। एक पॉलीप्रोटिक एसिड लिया, ऑर्गेनिक एसिड है, एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दिया तो AgNX का पीपीटी आ गया। नितेश कुशवाहा फिर से वही बात पूछा, H क्या हुआ, X क्या है? साक्षी साहू कहां थे? X क्या है बताया तो। यार कहाँ रहते हो यार? एक पूछ रहा है पीपीटी मतलब, सूर्यांशु पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट मतलब अपक्षेप। यार फिर से देखो यार, तुम लोग नहीं सुनते हो, लगता है बीच में खाने पीने चले जाते हो, फिर आकर के वही सवाल करते हो। एक बच्चा कह रहा है X क्या है? इसमें एक एसिड है, एसिड का नाम है HNX। HNX में कोई डाउट है? यस नो? HNX में कोई डाउट है? यह एक पॉलीप्रोटिक एसिड है। तो ये कैसे पूछ रहे थे? नहीं है डाउट तो कैसे पूछ रहा था X क्या है? अभी तो बताया मैंने नीचे HNX के बारे में, यहाँ कि X क्या है। अब इसमें मिला दिया AgNO3, कुछ प्रिसिपिटेट बन गया। ये जो पूछते हो ना H कहाँ गया और HNO3 कहाँ गया, वो इसी सॉल्यूशन में है, मुझे उससे मतलब नहीं। इस प्रिसिपिटेट को बाहर निकाल लो, वेट करो, सुखाओ और वेट करो। अब सूर्यांशु पूछ रहा है पॉलीप्रोटिक का मतलब। सूर्यांशु अभी पढ़ा है, तुम क्यों दोबारा पूछ रहे हो यही चीज? कहां थे तुम? पूरा सुने नहीं क्या सूर्यांशु? यार यार मैं एवरीवन लिख दे रहा हूं, एवरीवन कर रहा हूं। क्या मैंने पॉलीप्रोटिक का मतलब 2 बार नहीं समझाया आपको? अभी लिख रहा है फिर से पॉलीप्रोटिक। इस प्रिसिपिटेट को बाहर निकाल लिया। अब इस प्रिसिपिटेट को एक बर्तन में लिया, नीचे आग लगा दिया, इस बर्तन में लिया तो कुछ मटेरियल इससे इवापोरेट हो गया एटमॉस्फेयर में, और इसके अंदर जो कांस्टेंट मास बाद में बचा वो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का बचा, वो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का बचा। कुछ उड़ गया, बाकी बचा, जो बचा वो सिर्फ सिल्वर का बचा। प्रोसेस आया समझ में? मुझे ये बताओ, प्रोसेस आया समझ में? यस, वेरी गुड। प्रोसेस ये किया, ऐसे अगर करेंगे कि 3 बार पॉलीप्रोटिक पहले समझा दिया, फिर लास्ट क्लास में आके पूछेंगे सर पॉलीप्रोटिक क्या है, तो ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? अब देखिए, शुरू से लेके अंत तक, खास करके जहां से पहला वेट निकाले, यहां से लेकर यहां तक, कौन सा एटम कंजर्व होना चाहिए? कौन सा एटम कंजर्व होना चाहिए? सिल्वर। तो बाई अप्लाइंग POAC on silver, by applying POAC on silver, अब देखो W डिवाइडेड बाई 108N प्लस मोलर मास ऑफ X। देखिएगा, ये सिल्वर होता है 108, तो N सिल्वर है तो 108 इंटू N, और X का मोलर मास नहीं पता है तो लिखिए मोलर मास ऑफ X। X का मोलर मास नहीं पता है तो मोलर मास ऑफ X लिखिए।
तो मुझे बताओ, सिर्फ ये बताओ कि W/100 8n प्लस mx ये क्या आया, ये क्या आया, ये जो मैं रेड से घेर रहा हूं ये क्या आया, किसका मोल, सिर्फ मोल लिखिएगा तो मुझे नहीं समझ में आएगा। मोल ऑफ AgNX, वेरी गुड, मोल ऑफ AgNX, ये आया मोल ऑफ AgNX, क्योंकि मास लिए थे AgNX का, मोलर मास लिए AgNX का, तो ये आया मोल ऑफ AgNX। ये मोल ऑफ AgNX आया, इंटू n कर दिया। अब ये बताना, अब ये क्या आया, ये आया मोल ऑफ Ag इन AgNX। पहले हमने मोल ऑफ AgNX निकाला, उसके बाद मोल ऑफ सिल्वर इन AgNX निकाला, ये बराबर होगा x/100। जितना सिल्वर मोल इधर होगा उतना ही सिल्वर मोल इधर होगा, इट इज इक्वल टू x/100। समझ गया गुरुजी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब ये बराबर होगा, दिस सिंप्लाइज, देखो W पता है, X पता है, N पता है, mx कैन बी कैलकुलेटेड। mx कैन बी कैलकुलेटेड। एक बार mx निकल गया, हमें निकालना क्या था, मोलर मास। किसका मोलर मास, HNX का। देयरफॉर मोलर मास ऑफ HNX ये बराबर होगा mx प्लस n। क्यों, हमें तो सिर्फ x का मोलर मास आया था, लेकिन हमें निकालना था ऑर्गेनिक एसिड का, HNX का। तो हाइड्रोजन का एक होता है, तो n हाइड्रोजन है, तो n जोड़ देंगे mx में, तो HNX का मोलर मास आ जाएगा। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया, या कोई दिक्कत है तो वो भी लिख दो। लास्ट वाले में दिक्कत है, हाँ लास्ट वाले में दिक्कत है। देखिए देखिए, हमें इसका मोलर मास निकालना था, यहां किसका मोलर मास निकालना, mx का। तो इसका मोलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन का एक होता है तो 1 इंटू n, x का मान लिया मोलर मास mx होता है तो प्लस mx, यही होगा ना। तो x का मोलर मास आ गया, हाइड्रोजन का एक होता है तो 1 इंटू n जोड़ देंगे x के मोलर मास में, तो mx HNX का मोलर मास आ जाएगा। बताना लास्ट वाला समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड, क्लियर। तो ये सवाल बनाइए, ये वाला सवाल बनाइए। एंड प्लीज फार्मूला उन बच्चों को, हमने लिखा साफ लिखा है, फार्मूला नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट लगाना है पीओएसी का। फार्मूला नहीं लिखना है, कॉन्सेप्ट लगाना है पीओएसी का। सिल्वर 108 होता है भाई, नितेश कुशवाहा, सिल्वर 108 होता है। इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना। इस सवाल को बनाइए, कह रहा है सैंपल ऑफ 0.45 ग्राम ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ ए डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड है, इसका मतलब है H2X है, ये हो गया डाइबेसिक एसिड। इसमें एक्सेस AgNO3 डाल दिया, तो ये Ag2X बना।
सिल्वर सॉल्ट यही है, इसी को बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट, इसी को बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट। यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। सिल्वर सॉल्ट और इसे रेसिड्यू, तो यही सिल्वर सॉल्ट है, Ag2X सिल्वर सॉल्ट है। ये कितना ग्राम है? 0.45 ग्राम। रेसिड्यू कितना आ रहा है? तो रेसिड्यू किसका आएगा? सिल्वर का आएगा। .324 ग्राम। इसका मोलर मास निकालना है, m बराबर 40। अब देखिए इन दोनों के बीच बाई अप्लाइंग POAC ऑन सिल्वर, देखिएगा 0.45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 108 प्लस मोलर मास ऑफ X इंटू 2, इस तरफ आ गया सिल्वर का मोल, बराबर होगा 0.324 अपॉन 108, 0.9 बाई 216 प्लस मोलर मास ऑफ X बराबर 3/1000 और 300 is equal to 216 plus molar mass of X और मोलर मास ऑफ X बराबर 84 ग्राम। Therefore, molar mass of H2X 2 plus 84 86 ग्राम। 86 आया समझ में? यही कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे क्या बोला, ये जो फॉर्मूला मैंने डेवलप किया, ये जो फॉर्मूला मैंने डेवलप किया, ये वाला, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप तो प्रोसेस समझो, प्रोसेस समझो, प्रोसेस समझोगे तो रिएक्शन भी जानोगे कि ऐसा ऐसा रिएक्शन होता है। यहां से आया भाई, ये है 3/1000, ये है 3/1000। कितने बेवकूफ हो यार, नहीं समझ पाते। ये है 3/1000। वैभव पाटीदार कितने, क्यों नहीं समझ में आता है यार? 0.324/108 है 3/1000। रिएक्शन तो जितना भी आता है, जो आप पूछ रहे हैं सौरभ, रिएक्शन तो जितना भी आता है वो कभी ना कभी आपको याद करना ही होगा। हाँ, क्वेश्चन से बहुत क्लियर है, समझा। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट में 2 ऐड क्यों किया? कृष्णा देखो ना बे, कृष्णा बेटा देखो, हमें इसका मोलर मास निकालना है, हमें इसका मोलर मास निकालना है। हम किसका मोलर मास निकाले? इसका निकाले हैं यहाँ पे। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे ना, H2X आ गया लास्ट में, तो 2 क्यों ऐड किया? हाँ, वेरी गुड। अब दूसरा है क्लोरोप्लैटिनेट सॉल्ट मेथड। क्लोरोप्लैटिनेट सॉल्ट मेथड, इसके पहले वाला जो मेथड था, नहीं अगर अंकित कुमार, अभी आप बहुत पीछे ही वाली बात पूछ रहे हैं कि सर मोलेकुलर मास पूछा है तो हमें AMU लगाना चाहिए। ऑफ कोर्स लगाना चाहिए, लेकिन अगर मैं लिख दिया हूं ग्राम, तो इसका मतलब वो मोलेकुलर मास नहीं है, वो ग्राम मोलेकुलर मास है। ये बोला हूं ना कि अगर ग्राम लिख दे तो मोलेकुलर मास लिखे, लेकिन ग्राम लिखे, तब भी आपको समझना है कि वो ग्राम मोलेकुलर मास है। अब देखिए क्लोरोप्लैटिनेट सॉल्ट मेथड, दूसरा मेथड।
method is used to determine molar mass of method is used to determine molar mass of an organic base. Method is used to determine molar mass of ऑर्गेनिक बेस. हार्ड तो कुछ ही नहीं, बहुत सिंपल है निकेत. पहले तो बोला हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है. पीओएसी अगर यूज करना आ गया तो बहुत ही सिंपल है. मेथड इज यूज टू डिटरमिन मोलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक बेस. यस मोहितकर, तुम्हारा डाउट बहुत इररिलेवेंट है, पता भी नहीं चल रहा है तुम पूछना क्या चाह रहे हो. प्लीज आगे बढ़ो ना. यस मोहितकर, आगे बढ़ जाओ. तुम्हारा डाउट जो लिखे उससे पता भी नहीं चल रहा है क्या पूछना चाह रहे. सबसे बड़ी बात है आप वो नहीं सुनना चाहते जो मैं बोलता हूं, जिससे दिक्कत होती है. अब देखिए क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट मेथड. ये देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन मोलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक बेस. एक ऑर्गेनिक बेस का मोलर मास निकालते हैं. तो मान लेते हैं बी एक मोनो एसिडिक ऑर्गेनिक बेस है. मोनो एसिडिक ऑर्गेनिक बेस है. मोनो एसिडिक का क्या मतलब है? जो एक OH माइनस देगा वो मोनो एसिडिक होगा. जैसा देखिए LiOH है, Li प्लस प्लस OH माइनस, तो ये मोनो एसिडिक होगा. NaOH है, ये भी देगा Na प्लस OH माइनस, ये मोनो एसिडिक होगा. BaOH होल 2 है, ये देगा Ba2 प्लस प्लस 2 OH माइनस, 2 OH माइनस देगा. इसको डाई एसिडिक बोलेंगे. शायद आपको मोनो एसिडिक डाई एसिडिक समझ में आ गया होगा. तो बी मैंने मान लिया बी एक मोनो एसिडिक बेस है. सो मान लिया कि बी एक मोनो एसिडिक ऑर्गेनिक बेस है. हम क्या करेंगे इसमें, प्रोसेस सुनना ध्यान से. हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें एक एसिड डालेंगे H2PtCl6. इस एसिड का नाम है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड. जब हम ये एसिड डालेंगे तो एक कंपाउंड बन जाता है B2H2PtCl6. एक कंपाउंड बन जाता है B2H2PtCl6. एक बेस है, उसमें एक एसिड डाले, एक कंपाउंड बन गया B2H2PtCl6. यह एक कंपाउंड बना और इस कंपाउंड का वेट निकाल लीजिए. वेट आप तौल लीजिए कितना है. इसको इग्नाइट कर दीजिए, सब कुछ उड़ जाएगा, सिर्फ Pt बचेगा, सिर्फ प्लेटिनम बचेगा, बाकी सब उड़ जाएगा. निशांत प्रताप, OH ग्रुप उसके अंदर है, बी के अंदर ही है. जैसे LiOH है ना, इसी को बी मान लो. OH ग्रुप इसके अंदर है. निशांत पूछ रहा है बी के साथ OH ग्रुप नहीं होगा. OH ग्रुप बाहर से लिखने की जरूरत नहीं है. हम जो बोल रहे हैं यार, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो ना, वो समझो ना. अपना दिमाग क्यों लगाए रहते हो, उसी से तो समझ में नहीं आती. तो बी एक मोनो एसिडिक ऑर्गेनिक बेस है. इसमें एक एसिड डाला H2PtCl6, एक कंपाउंड बन गया B2H2PtCl6. उसको इग्नाइट कर दिया तो सारी चीजें, हाँ ये कर सकते हो, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है. एसिड बेस मिल करके सॉल्ट ही बनाएंगे ना. ये सॉल्ट है. आप क्या करो, इस सॉल्ट का वेट निकाल लो. W ग्राम आया, तौल लो इसे. जब इसे आप इग्नाइट किए
तो इग्नाइट करने पे सब उड़ गया, सिर्फ पीटी बच गया। इसको भी तौल लो, ये मान लो x ग्राम। W और x क्वेश्चन में गिवन होगा। मुझे बताना मुझे बताना यहां जहां से आपने वेट निकाला है वहां से यहां तक कौन सा एटम कंजर्व रहेगा? प्लेटिनम। वेरी गुड। बाय अप्लाइंग POAC ऑन प्लेटिनम। देखो W डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, इस पूरे का होता है 410। इस पूरे का मोलर मास होता है 410। तो इसका मोलर मास B का B ही मान लो, या MB मानो। 2 इंटू MB प्लस 410, इसका मोलर मास यही होगा। सॉलिड लिखा हुआ है प्लेटिनम के ब्रैकेट में। कृष्णा पूछ रहा है, कृष्णा प्लेटिनम के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सॉलिड लिखा हुआ है। हटाओ, तुम सॉलिड नहीं लिख रहे हैं, छोड़ो, प्लेटिनम ही रहने। इसका मोलर मास होगा 2 इंटू मोलर मास ऑफ बी प्लस 410। ये समझ में आया कि नहीं आया? वैभव पाटीदार, आपका इररिलेवेंट क्वेश्चन। यार मोलर मास क्यों नहीं समझ में आ रहा दोस्त? दिव्यांशु, B2H2 PtCl6। बी का मोलर मास तो निकालना ही है, तो 2 इंटू मोलर मास ऑफ बी प्लस 2, प्लेटिनम का 195 होता है, प्लस 6 इंटू 35.5। ये मोलर मास क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये होगा 2 इंटू MB प्लस 410। 410 किसका है? इसका है, H2PtCl6 का 410 है। सोनू झा, साल्ट में बीच बीच, ये तो रिएक्शन का पार्ट है, तो ये नहीं बता रहे हैं अभी कि साल्ट में B2 कैसे आया। ये रिएक्शन का पार्ट है। सो मोलर मास ये और प्लेटिनम का 195। प्लेटिनम का मोलर मास होता है 195। अब देखिए दोनों का मोलर मास निकाल लिया। सो W डिवाइडेड बाई 2MB प्लस 410, ये किसका मोल आया बेटा? ये बताना, ये किसका मोल आया? हाँ, मोल्स ऑफ B2H2 PtCl6। वेरी गुड। इंटू 1 किए। अब ये किसका मोल आया? इंटू 1 किए। ये प्लेटिनम एक ही है ना, ये आया B2H2 PtCl6 में प्लेटिनम का मोल, और इस तरफ X डिवाइडेड बाई 195 की है। ये मोल हो गया प्लेटिनम का राइट साइड में। W और X पता है, मोलर मास ऑफ B कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये मोनोएसिडिक ऑर्गेनिक बेस है। अब इसमें पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि विथ डाइएसिडिक ऑर्गेनिक बेस B2H2 PtCl6 whole 2 is formed with ट्राइएसिडिक ऑर्गेनिक बेस। क्या बनेगा ये याद रखना पड़ेगा। B2H2 PtCl6 whole 3 is formed। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, मोनोएसिडिक था तो यहां पे 1 था, ये पूरा एक ही था। डाइएसिडिक था तो ये पूरा 2 है। ट्राइएसिडिक है तो ये पूरा 3 है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ये बनेगा। इससे क्या होगा? POAC करने में आपको पता चलेगा। अब देखिए इस सवाल को बनाइए, इसी पे बेस्ट है।
इस सवाल को बनाइए। मोनो एसिडिक बेस है और उसका सॉल्ट है क्लोरोप्लेटिनेट, तो मोनो एसिडिक बेस है बी। इसे आप H2PtCl6 से मिलाइएगा, यह आपको देगा B2H2PtCl6, ये हुआ प्लेटिनेट सॉल्ट। ये आ गया 0.4 ग्राम। इसको आप इग्नाइट कर दो, प्लेटिनम मिल रहा है और ये दिया हुआ है 0.125 ग्राम। आप लगा दो पीओएस बाय अप्लाइंग POAC on platinum. 0.4 divided by 2 into molar mass of B plus 410 into 1 बराबर 0.125 डिवाइडेड बाई 195। इसे सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर MB कैन बी कैलकुलेटेड। यहां से MB आ जाएगा। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया। सोनू जा इतनी बार नहीं लिखो ना यार। सोनू जा, एक तो गलत आंसर कभी कभी लिखते हो सकता है 107 आए, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। प्लीज इतनी बार नहीं लिखो। कृष्णा रेवानी क्या कर रहे हो? मुझे ये बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? हाँ, रिएक्शन हमेशा यही रहेगा। रिएक्शन हमेशा यही रहेगा प्रियांशु। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट है विक्टर मेयर मेथड। सौरभ तुम MX में ही लटके हुए। MX तो हम कब का निकाले थे। विक्टर मेयर मेथड लिखता हूं मैं, इसमें पहले थ्योरी लिखता हूं। बाय दिस मेथड we can determine molar mass of a volatile substance. अगर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है तो उसका मोलर मास इस मेथड से निकाल सकते हैं। अगर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है तो उसका मोलर मास इस मेथड से निकाल सकते हैं। सम नोन मास, वोलेटाइल मतलब उड़नशील। उड़नशील कपूर जानते हो, कैंफर कपूर। कपूर वोलेटाइल होता है। उड़नशील some known mass of a volatile substance M is taken. Converted to vapor. And vapor so formed
displaces equal volume of air out of the Victor-Meyer's tube. Use PV is equal to nRT or PV is equal to mass upon molar mass into RT or M is equal to mRT by PV. यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। क्या लिखा मैं समझाता हूं। पहले तो हम ये समझाते हैं कि यह एक वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, यह मेथड यूज करते हैं। ये मेथड किसके लिए यूज करते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए। तो ये मेथड हम वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं जो कि वोलेटाइल हो जाए। बहुत सारे एग्जांपल आपने लिख दिया है वोलेटाइल सब्सटेंस का, मुझे उसको डिस्कस ही नहीं करना है। वोलेटाइल सब्सटेंस जो भी होगा, हजारों सब्सटेंस हैं, मुझे कौन कौन है ये नहीं डिस्कस करना। कैसे करते हैं? तो इस मेथड का एक डेफिनिट मास लेते हैं और उससे विक्टर मेयर ट्यूब में डाल के जला देते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, जलाते नहीं है सॉरी, वेपर में गर्म करके उसे वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उस ट्यूब में क्या होता है ना, जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना एयर डिस्प्लेस होता है। तो क्वेश्चन में मास वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड होगा, V जो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड होगा और ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वेपर ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। तो हमें बस सौरभ जो आप पूछ रहे हो ना, सौरभ पूछ रहा है विक्टर मेयर ट्यूब क्या है। पूरा एक्सपेरिमेंट ट्यूब व्यूब बनाने से कोई मतलब ही नहीं। कोई मेथड है, कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उसे भी पूरा देखिए, जो कोर है, जो प्रिंसिपल है, वो समझने की जरूरत है। हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि अरे ट्यूब कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल समझना है। सवाल बनाने होते हैं ना, तो सिर्फ सब प्रिंसिपल समझना है कि विक्टर मेयर मेथड एक मेथड है जिससे वोलेटाइल सब्सटेंस का मोलर मास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पीवी बराबर एनआरटी यूज करके निकालते हैं। जहां क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड होगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस होता है वही वॉल्यूम ऑफ वेपर उस सब्सटेंस का वेपर का होता है। आप प्लीज मत लिखो ना महदर, अगर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो विक्टर मेयर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। सो ये सब मत पूछिए कि एक्सपेरिमेंट और ट्यूब और ये प्रोसेस क्या है, नहीं। हम ऐसे प्रोसेस हम समझा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझाए भी है कि हम क्या करते हैं, एम ग्राम लेते हैं, उसे वेपर में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंसिपल याद रखिए, और प्रिंसिपल एक लाइन का है कि एम ग्राम सब्सटेंस लेते हैं, उसे वेपर में कन्वर्ट करते हैं, जितना वेपर फॉर्म होता है उतना एयर डिस्प्लेस होता है, उससे वेपर का वॉल्यूम आ जाता है, प्रेशर टेम्परेचर गिवन होता है, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी लगाते हैं। अमितेश उपाध्याय आप लिखे एयर डिस्प्लेस। मैं ये कह रहा हूं कि वो इक्विपमेंट ऐसा है कि जितना वेपर फॉर्म होता है उतने के बराबर एयर ऊपर या नीचे हो जाता है, तो एयर डिस्प्लेस हुआ। तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे मान लो ये एयर सैंपल है, इसके अंदर वेपर आया तो ये एयर ऊपर चला गया, एयर सैंपल इस ट्यूब में ऊपर चला गया। बट ये सब समझने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर चला गया, जितना वॉल्यूम एयर डिस्प्लेस होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा वेपर का। तो हमें तो ये कह रहे हैं कि
अनुज्ञा, आपका फिर से सवाल गलत है। आप मेरा प्रिंसिपल नहीं सुन रहे हैं। आप कैसे मेजर करते होंगे, क्या करते होंगे, कैसा इक्विपमेंट होगा, इस पे सवाल ही नहीं बोल रहा हूं। मैं तो प्रिंसिपल बोल रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं, कुछ नहीं, सिर्फ इतना समझो कि क्या किसी क्वेश्चन में प्रेशर, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर गिवन होगा तो मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास समझ निकाल लेंगे, यही प्रिंसिपल समझना है। उसके अलावा सच पूछो तो कभी मैंने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने भी विक्टर मेयर ट्यूब नहीं देखा। रिक्वायरमेंट नहीं, ना ट्यूब देखने की, ना एक्सपेरिमेंट करने की। तो ये जो फालतू के सवाल आ रहे हैं वो बेकार आ रहे हैं। अब एक पॉइंट यह है और है, इफ aqueous tension of water is given, let it is P dash, then P बराबर होगा P total माइनस P dash। धनंजय क्यों लिख देते हो एक्वस टेंशन क्या होता है? मेरी बात तो सुनो ना। एक्वस टेंशन क्या होता है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना बड़ा टर्म है कि इसको 3 चैप्टर में एक एक क्लास समझाता हूं, बच्चों को समझ में नहीं आता। तो अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में एक्वस टेंशन या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लिखा हुआ हो तो जो प्रेशर गिवन होता है उस प्रेशर में जितना वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन होता है उतना को घटा देते हैं, उतने को घटा देते हैं। मैं ये कह रहा हूं। आइए पहले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो। सो प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। कृष्णा पीवी बराबर एनआरटी आ रहा है ना? सर नहीं आ रहा, आप लिख रहे हैं। सर कृष्णा पीवी बराबर एनआरटी आ रहा है ना बेटा? इतना बताओ ना। नहीं कृष्णा पीवी बराबर एनआरटी आ रहा है ना? हाँ, बस इतना ही जानना है, इससे आगे जानना ही नहीं है। सवाल देखो पहले, एक्वस टेंशन भी नहीं समझना है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि एक्वस टेंशन अगर गिवन होगा, जैसे यहां गिवन, तो करना क्या है, सिर्फ सवाल समझना है। एक्वस टेंशन एक बड़ा टॉपिक है, आगे पढ़ाऊंगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, हम तो इतना ही बोले कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आता होगा ना कि वाटर वेपराइज होता है तो उसका भी तो कुछ प्रेशर होगा, बस इतना ही बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है बीइंग इतना ग्राम, m बराबर 0.2 ग्राम, ऑन हीटिंग इट डिस्प्लेसेस 30 ml ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, यही वॉल्यूम होगा उसका 30 ml, 0.03 लीटर at 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर है 756। बट नीचे देखिए क्या एक्वस टेंशन दिया हुआ है, तो 756 माइनस 26, 730। ये मैं बोल रहा हूं, यही बोल रहा हूं आपको कि अगर क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दिया हुआ रहेगा तो इसे घटा दीजिएगा। पहले मैं ये समझा रहा हूं, क्यों घटाते हैं, कैसे घटाते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बात तो याद रखो कि क्वेश्चन में एक्वस टेंशन होगा तो उतना एक्वस टेंशन को टोटल प्रेशर में घटा देंगे। 26 टॉर। नितेश कुशवाहा अभी भी तुम गलत कर रहे हो, फिर पूछ रहे हो 26 क्या है? एक्वस टेंशन है 26 टॉर, 26 तो नंबर है। जरूरी नहीं है, नहीं गिवन होगा तो अगर मान लो ये लाइन नहीं गिवन होता, मान लो ये लाइन नहीं गिवन होता, ये लाइन नहीं गिवन होता, तो प्रेशर फिर 756 ही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। मैंने कहा यहां क्या लिखा, इफ लगाया ना, अगर गिवन होगा तो घटाएंगे, नहीं गिवन होगा तो एज इट इज रहने। आता हूं मैं एक्वस टेंशन पे, अभी सवाल मत करो, पहले ये इस पे ध्यान दो कि सवाल कैसे बनाएंगे। अब देखो
पीवी बराबर एनआरटी लगाएंगे। सेवन 30 अपॉन 760 एटीएम हो जाएगा। वॉल्यूम होगा 0.03, मास है 0.2 अपॉन मोलर मास निकालना है, आर 0.0821, टेम्परेचर 300। दिस इंप्लाइज एम कैन बी कैलकुलेटेड। पहले तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि सवाल बनाना समझ में आया कि नहीं आया। एम कितना आता है बताता हूं, 170.9 आता है, कैलकुलेट कर देता हूं। एम बराबर 170.9 ग्राम। एस कुमार शर्मा, सवाल बनाना नहीं आया समझ में? एस कुमार बेटा बोलना क्या दिक्कत है, क्या 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 दिक्कत है सवाल बनाने में, सिर्फ बोलना। एस कुमार शर्मा, सवाल बनाने में बोलना क्या दिक्कत है। एस कुमार शर्मा बताना क्या दिक्कत है सवाल बनाने। अब नहीं आ रहा है उसका रिस्पॉन्स कुछ। श्रदुल रिकैप कर दीजिए। सुंदरम का आया 730/760 कैसे लिखा, प्रेशर को एटीएम में चेंज किया। ठीक है, सवाल को मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में मुझे मास मिल गया, मास समझ में आ गया हो, वॉल्यूम मिल गया 30 ml, उसे लीटर में चेंज कर लिया, शायद आपको समझ में आ गया हो। टेम्परेचर हमें मिला 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर लिख दिया। प्रेशर मिला 756, तो क्वेश्चन में देखा कि कहीं एक्वस टेंशन दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है, उसे घटा लिया, प्रेशर आया 760 टॉर, उसे एटीएम में चेंज किया, 730/760 एटीएम हो गया। यहाँ देखते हैं टॉर है, 1 एटीएम बराबर होता है 760 टॉर। तो टॉर को एटीएम में चेंज किया तो 760 से डिवाइड किया। अब हमने पीवी बराबर एनआरटी लगाया, तो प्रेशर ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, मास लिया, वही था, मोलर मास निकाल लिया। सवाल बनाने में किसी को डाउट है प्लीज? हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं आया। हाँ, कॉन्सेप्ट पे अब फिर से बात करते हैं। एक बार हमें सवाल ही समझाना था, बट आप जो कर रहे हो ना, कॉन्सेप्ट नहीं आया। पहले मुझे सवाल ही समझाना। अब देखो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लो कि यहाँ पे एम ग्राम था, इसको हमने वेपर बनाया, तो इसका वेपर यहाँ आ गया, इसका वेपर यहाँ आ गया, तो ये पिस्टन ऊपर चला गया। पिस्टन क्या हुआ, ये पिस्टन ऊपर चला गया, पिस्टन है ये। एम ग्राम को वेपर बना के यहाँ डाला, तो क्या हुआ, ये पिस्टन ऊपर चला गया, यहाँ तक आया। इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया, वॉल्यूम वी आया, ये वॉल्यूम आया वी।
सो हमें V आ गया, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नाप सकते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है पीवीटी आ गया प्रोसेस से, प्रोसेस से हमें पीवीटी आ गया। और ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इस वेसल में ट्यूब का अरेंजमेंट छोड़ दीजिए, इस वेसल में m ग्राम है, इसको हमने वेपर में बना दिया, वेपर में बना दिया। ये वेपर जहां कलेक्ट किया उसका वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम निकाला, उसका कुछ प्रेशर होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, ये निकाला। अब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर निकल गया, इसका मास m पता था, मोलर मास निकल जाएगा, पीवी बराबर मास अपॉन मोलर मास इंटू RT। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर m दिया हुआ है, मोलर मास निकल जाए। अब मोलर मास निकल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए प्लीज, एक्वस टेंशन वाली बात देखिए। अब एक्वस टेंशन वाली बात देखिए, कभी किसी आदमी को, किसी पेशेंट को पानी चढ़ते आपने देखा हो, पानी चढ़ते देखे हो, पानी चढ़ते देखे हो किसी आदमी को? यस, देखिए हो, वेरी गुड। तो आप देखते होंगे कि जब पानी चढ़ता है तो ऊपर से एक पाइप आदमी के नस में, वेन में डाला जाता है और एक निडिल उसमें लगा दिया जाता है ताकि एयर जा सके। देखिए हो, दो होल होते हैं, एक होल से ऊपर से पानी आता है और एक होल से एयर जाता है उसके अंदर। एक होल से ऊपर से पानी आता है बॉडी में और एक होल से एयर जाता है। देखे होगे दो होल होते हैं। हाँ, अब आपको एक्वस टेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कभी कभी किसी वेपर ऑफ ए सब्सटेंस को अंडर वाटर कलेक्ट करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिए, इस पूरे में पानी भरा हुआ है, इस पूरे में पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, एक के थ्रू वेपर भेज दिया, जो बना था वेपर, जो m ग्राम था उसका वेपर भेज दिया। एक के थ्रू वेपर भेज दिया तो ये वेपर अंदर तभी जाएगा जब यहां से पानी निकलेगा, H2O लिक्विड बाहर निकल जाएगा। होगा कि नहीं? ऐसा होगा, होगा ना? H2O लिक्विड बाहर निकल जाएगा, वेपर ऑफ सब्सटेंस अंदर चला जाओ। अब क्या होगा, H2O लिक्विड बाहर निकल जाएगा, तो जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा तो जानते हैं अंदर क्या होगा? अंदर होगा वेपर ऑफ सब्सटेंस। और आप जानते हैं हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ, नहीं पूरा वेपर नहीं होगा कृष्णा, यही तो दिक्कत है। हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ वाटर का वेपर होता है, जैसे अभी एयर में भी कुछ ना कुछ वाटर का वेपर होगा। तो वेपर ऑफ सब्सटेंस होगा और वाटर वेपर होगा। ये समझ में आया? अंदर दो चीजें होगा, एक वेपर ऑफ सब्सटेंस होगा और अंदर वाटर वेपर होगा, क्योंकि वाटर का जो वेपर है वो नीचे लिक्विड के फॉर्म से नहीं निकलेगा। नीचे जो निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड निकलेगा। मुझे बताना, ये समझ में आया कि जो वाटर वेपर बन चुका है वो नहीं निकलेगा? भाई एक गिलास पानी भी कहीं रख देते हो ना तो वो सिर्फ लिक्विड नहीं रहता, उसके ऊपर वाटर वेपर भी रहता है। एक बच्चा पूछ रहा है वाटर वेपर कहां से आया? एक गिलास पानी भी कहीं रख देते हैं ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर वेपर रहता है। हाँ, पूरा लिक्विड मान लो निकल गया, मान लो पूरा लिक्विड निकल गया, तो अंदर वाटर वेपर तो रहेगा ना कुछ ना कुछ। हाँ, तो अब हम जब इसका प्रेशर नापेंगे तो ये जो टोटल प्रेशर होगा, प्रेशर नापा, पी जो टोटल आएगा, ये आएगा प्रेशर ऑफ वेपर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। आएगा या नहीं आएगा? यस, वॉल्यूम ऑफ वेपर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट्स कम आउट। यस, पी टोटल होगा पी वेपर प्लस पी वाटर वेपर, होगा ना? अब देखिए हम पीवी बराबर मास अपॉन मोलर मास
इंटू RT लगा रहे हैं, ये तो सिर्फ वेपर पे लगा रहे हैं, तो प्रेशर भी सिर्फ वेपर का लगा निकालना होगा। सो P वेपर यहां से क्या होगा, P वेपर होगा P टोटल माइनस P वाटर वेपर। अब वाटर वेपर का जो प्रेशर है उसी को बोलते हैं एक्वस टेंशन, उसी का दूसरा नाम है एक्वस टेंशन, इसी को बोलते हैं एक्वस टेंशन। इसको अब आया, क्लियर हुआ थोड़ा? अब कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? हाँ, फिर भी मैं आपको पहले कहा था कि सवाल पे ज्यादा ध्यान दो, सवाल पे ज्यादा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान मत दो। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, मैं समझा दूंगा, सवाल पे ज्यादा ध्यान दो। अब फिर से देखो सवाल, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.2 ग्राम है, मास 0.2 ग्राम, हीट इन वेक्टर डिस्प्लेस, जितना एयर डिस्प्लेस किया वो मान लो कि वेपर का ही एयर है, वेपर का ही वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हो गया 0.03, टेम्परेचर 27,300 केल्विन, प्रेशर 756 है और एक्वस टेंशन दिया हुआ है, घटा दिया, अब पीवी बराबर एनआरटी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यस, टाइम हो गया है, तो अपन एक मेथड और है जो बाद में बताएंगे, और प्लीज आप अपने डाउट भेज देना, और जिसका डाउट 1 और 2 का रह गया है वो आज भेज देगा तो उसका हम कर देंगे। कि आज मत भेजना, कल भेजना, आज फ्री नहीं हो, कल भेजना, कल कर दूंगा मैं। जिसका रह गया है वो कल भेज देना मुझे, कल बता दूंगा मैं। अगर वो TRY बैच का है तो हमसे डाउट क्लास में पूछ सकता है, हमसे ई सॉल्यूशन ऐप पे पूछ सकता है, मैं ही हूँ, और हमसे अलेन प्लस पे पूछ सकता है, मैं ही हूँ। टॉपिक धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, टॉपिक धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, थोड़ा ज्यादा पढ़िए, थोड़ा ज्यादा पढ़िए। जिसका भी मोल में दिक्कत हो रहा है वो अपने आप को डाउट क्लास जहां भी हो जाके क्लियर करे अपने आप। थैंक यू कृष्णा रेलवन, थैंक यू दीपक गुप्ता। पढ़ोगे बेटा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब आप बात कर सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी बोल सकते हैं। हाँ राजशेखर, मैं स्विमिंग करता हूँ। कैसा कैसा पर्सनल सवाल पूछ रहे हो यार? अर्चित अरोड़ा, आपको प्रॉब्लम हो रही है स्टोइकियोमेट्री से? डाउट क्लास में थोड़ा पढ़ लो, जिन जिन सर का डाउट क्लास लगता है ना उनको मेरा लेक्चर नोट भेज दो और कहो सर ये समझा दो। सुधाकर कुमार, आपका सवाल बहुत ही पर्सनल है, ये सब चीजें डिस्कस नहीं होती। नहीं, आगे किस चैप्टर में आएगी इसका भरोसा नहीं है, अभी करो इन सब रिएक्शंस को। आगे किस चैप्टर में आएगी इनका भरोसा नहीं है, अभी करो इन सब रिएक्शंस को, जिस फॉर्म में हम आपको लिख रहे हैं उसी फॉर्म में। अरविंद श्यामराव, थैंक यू वेरी मच।
लिमिटिंग रिएक्टेंट में प्रॉब्लम है। अविनेश, अगर आप TR-Y बैच के हैं तो मुझसे डाउट क्लास में पढ़ लीजिए, नहीं तो जो भी टीचर हैं डाउट क्लास में बोलिए सर को कि हमको लिमिटिंग रिएक्टेंट में प्रॉब्लम है, और मेरा लेक्चर नोट भेज दीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, सर इसमें दिक्कत आ रहा है, इसमें दिक्कत आ रहा है। प्लीज बेटा डाउट क्लास में पढ़िए। बैच अच्छा है, ये नहीं बोल रहे हैं, हर बैच में 10-20% बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, 50-60% बच्चे मॉडरेट होते हैं, और 10-20% बच्चे जो बहुत खराब भी होते हैं। कुछ नहीं किया जा सकता। खराब मतलब कौन पढ़ते नहीं है, कौन से बचपन से ही उनको पढ़ने की आदत नहीं होती, खराब नहीं होते हैं, बचपन से ही उनको पढ़ने की आदत नहीं होती। होमवर्क पूरा नहीं होता है तो आप सॉर्ट कर सकते हैं इस चीज को, कि जैसे हमने जितना होमवर्क दिया, आप क्या करो, सीट में 6 एक्सरसाइज दिया, आप 3 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, कि मैं 2 ही बनाऊं। सुधाकर कुमार, आपका सवाल नहीं समझ में आया, डेली क्लास कहाँ से लेते हैं? हम कहाँ से लेते हैं? जनरली मैं घर से लेता हूँ, अभी थोड़ा बाहर आया हूँ, रिलेटिव के यहाँ आया हूँ, तो थोड़ा बाहर से ले लेता हूँ। नहीं, पटना से नहीं लेता हूँ, कोटा से लेता हूँ रेगुलर क्लास। सुधाकर कुमार, कोटा से लेता हूँ। मैं सोचा कि अगर मैं 3 दिन की छुट्टी पे था, अगर मैं छुट्टी लेता तो सिलेबस और पीछे होता है, इसलिए सोचा पढ़ा लूंगा। सब जगह आज के डेट में तो नेट होता है। इस बैच से सिलेक्शन परसेंटेज कितना पॉसिबल है? 10 to 20%, मिनिमम 10, मैक्सिमम 20, उससे ज्यादा अभी तो नहीं नजर आता। बट मैं ऐसे कैसे कहूँ 20? मैं क्यों कहूँ, मैं तो चाहूंगा 100%। मैं एक प्रैक्टिकल फिगर बता रहा हूँ, बट मैं चाहता हूं हर बच्चा सेलेक्ट हो। राजशेखर, ये बात तो है बेटा कि होमवर्क नहीं होता तो गिल्ट फील होता है, बट गिल्ट फील होने से आपका परफॉर्मेंस और खराब हो जाएगा। सो बेटा अपना पेशेंस रखो ना, जितना हो पाता है उतना करो ना। एवरी आप ये मत समझो, ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे होमवर्क पूरा नहीं होता है, तो इसको आप लाइटली लो। मतलब होमवर्क करना इज नॉट एवरीथिंग, जितना आपसे होता है उतना कीजिए। बेस्ट इफर्ट लगाना इज एवरीथिंग, आपसे जितना हो पाता है उतना कीजिए, ये एवरीथिंग है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होमवर्क को नेग्लेक्ट करना गलत है, जितना हो पाता है उतना सही है। निशांत प्रताप सिंह, आपका सवाल नहीं समझ में आया। हाँ, रिवाइज नहीं होता है तो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, हम तो एक बार पढ़ा देते हैं, आप समझ भी जाते हैं, लेकिन 2 ही दिन बाद भूल जाते हैं। तो इसका यही है कि ज्यादा टाइम तक पढ़ना होगा और लगातार मेहनत करता रहना होगा। 1-2 दिन में तो कुछ मिरेकल होगा नहीं। सो बाय बेटा, आप रख रहा हूं मैं। बाय बाय एवरीवन।